So very good afternoon students. We shall be discussing today in 9th standard geography chapter number 5 which is precipitation. So basically what is precipitation? Precipitation होता क्या है? When water or frozen water forming in the atmosphere falls on the ground, it is known as precipitation. जब एटमॉस्फेयर में पानी या फिर बर्फ़ जैसी कोई चीज़ आसमान में तैयार होके मतलब एटमॉस्फेयर में तैयार होके ज़मीन की तरफ गिरती है उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं. तो प्रेसिपिटेशन आर ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज़ द रेन, सेकंड इज़ द हेल स्टोन्स एंड थर्ड इज़ द स्नो. तो इनके तीन टाइप होते हैं. पहली होती है बारिश, दूसरे होता है हेल स्टोन और तीसरा होता है बर्फ़. तो लेट अस सी हियर सम इमेजेस आर गिवन हियर and with the pictures some information is given here. Observe the pictures given below. A sentence describing the picture has been given. You describe the picture by writing some additional sentences. This can be done by the students themselves. So let us understand what are these things. See, the blades of the grass look like this on a winter morning. तो यूजुअली विंटर मॉर्निंग्स में हमें अपने आजू बाजू में होने वाली जितने भी पेड़ पत्ते होते हैं उन पौधों में ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखते हैं. तो ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं? इन्हें हम ड्यू कहते हैं. तो ये ड्यू क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ वाटर ऑन सरफेस ड्यू टू कंडेंसेशन. ओके, दिस इज फॉर्म ऑफ वाटर. एक पानी का प्रकार, मतलब ये पानी ही होता है और ये पानी ठंडी जगहों पे सैचुरेट हो जाता, मतलब कलेक्ट हो जाता है. जब पानी को दिन जब बढ़ता है और वो वाटर इवेपोरेट होने लगता है तो वाटर जो ये ड्यू के फॉर्म में है वो इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर के साथ मिक्स हो जाता है. सो इन द नेक्स्ट पिक्चर वी हैव स्नो. व्हाट इज स्नो? यू ऑल नो दैट व्हेन वाटर फ्रीजेस at 0 degree Celsius or even deeper below, the water turns into solid state which is known as snow. So snow is found everywhere in the winters in Kashmir. तो जो वाटर आइस में चेंज हो जाता है और वो आइस जब एटमॉस्फेयर से प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में नीचे गिरती है तो उसे हम स्नो कहते हैं. आपने अगर देखा हो तो स्नो एक्चुअली छोटे छोटे आइस के पार्टिकल्स होते हैं. वो एक कलेक्टिव बड़ा पार्ट नहीं होता है, वो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं. Then the next we have generally it rains between June and September in our region. So this is actually fog. हम इसे fog कहते हैं. This is actually clouds. ये जो आसमान के clouds होते हैं और ज़मीन पे तैयार होने वाले clouds actually सेम होते हैं. सिर्फ आसमान में तैयार होने वाले clouds का जो वाटर रेशियो, वाटर का वेट होता है वो ज़्यादा कम होता है, उसमें हॉट एयर ज़्यादा रहता है. तो इसमें कोल्ड एयर है इसलिए वो ज़मीन के पास आता है. So let us discuss about further more things. In London there is fog like this till the afternoons in winter. As I said, fogs में जो water content होता है वो काफ़ी ठंडा होता है, वो heavy होता है, इसके वजह से वो ज़मीन के पास में ही तैरता है. Sometimes hailstone destroy the standing crops in the fields. So ये hailstones क्या होते हैं? Hailstones actually बड़े बड़े बर्फ़ की छोटे छोटे गोले होते हैं. बड़े बड़े इसलिए कहा मैंने okay, sometimes they are very big, sometimes they are very small, but they are actually nothing but ice that is formed in the atmosphere which falls on the earth in form of rain or hailstones. So let us now see the geographical explanation to all this. See here, 70.8% part of the earth's surface is full of water. तो 70.8% जो अर्थ का पार्ट है वो पानी से भरा हुआ है, आपको ये पता है. The distribution of this water is very uneven. At some places the water storage is limited while it is ample at other places. तो आपको जैसे पता है कि अर्थ पे वाटर का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है. कुछ जगहों पे ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, मतलब कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा है, कुछ जगहों पे नहीं है, कुछ जगहों पे लिमिटेड नंबर में अवेलेबल होता है. We see experience the different forms of condensation as shown in the pictures above and in figure 5.1. So these forms of condensation occur due to the water vapor in the atmosphere. तो ये जो जितना भी वाटर का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये एक्चुअली कंडेंसेशन नाम की एक प्रोसेस के वजह से होता है जो एटमॉस्फेयर में चलती रहती है. तो ये कंडेंसेशन क्या है पहले वो जानते हैं. So this condensation is actually the conversion of water into vapor and then into liquid. तो कंडेंसेशन के इस प्रोसेस में पहले पानी को वेपर में बदला जाता है, फिर ये वेपर वापस से लिक्विड में बन जाता है.
तो एक नेचुरल प्रोसेस है. So as the atmospheric conditions change, we see changes in the forms of condensation. तो एटमॉस्फेयर में जितने भी अलग अलग चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस की स्पीड, उसकी कंडीशंस के वजह से ये कंडेंसेशन में आने वाले बदलाव भी लाजमी है. द विंटर मॉर्निंग्स वी फाइंड ड्यू इन एरियाज लोकेटेड एट हायर अल्टीट्यूड्स, स्नोफॉल occurs while it rains in other places. तो जहाँ पे भी कंडेंसेशन अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन से गुजरते हैं वहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स के कंडेंसेशन देखने मिलते हैं. जैसे कि कुछ जगहों पे हमें मॉर्निंग में ड्यू मिलता है, कुछ जगहों पे स्नोफॉल होता है और कुछ जगहों पे बारिश होती है. सम प्लेसेस एक्सपीरियंस dense fog while some experience hailstones suddenly and face crop destructions. तो कुछ जगहों पे hailstones मतलब बर्फ आसमान से जब हम कहते हैं कि बर्फ गिर गई, उन्हें hailstones कहते हैं. और ये hailstones की वजह से क्रॉप्स का भारी नुकसान होता है. So precipitation, water falls in the solid or liquid state from the clouds to the ground. Snow, hailstones and rainfall are the major forms of the precipitation. इनके बारे में हम पहले से चर्चा कर चुके हैं. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हुई है, आप देख सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन के अलग अलग फॉर्म्स और कंडेंसेशन के अलग अलग फॉर्म्स हैं. जहाँ पे यहाँ पे वी कैन सी दिस इज एक्चुअली रेनफॉल, दिस आर द हेलस्टोन्स, दिस इज स्नोफॉल, दिस इज स्नो सैचुरेटेड एरिया एंड दिस इज फॉग. So let us understand what is snow actually. When the temperature in the atmosphere falls below the freezing point, water vapor directly turns into snowflakes. तो हमें तो पता है कि जब पानी फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो गिर जाता है, मतलब 0 डिग्रीज से लेके माइनस डिग्रीज में जितना भी आता है वो डायरेक्टली स्नोफ्लेक्स में टर्न हो जाता है. दिस इज सब्लिमेशन. तो इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं. तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय. So sublimation is actually a process where solid turns into gas. Now if you have studied science and geography very well, you will understand that whenever a solid is heated or melted, it first turns into a liquid. When liquid is heated, it turns into gas. तो सब्लिमेशन में होता है कि अगर आप किसी सॉलिड को हीट करोगे तो वो डायरेक्टली लिक्विड स्टेट को कट करके डायरेक्टली गैसेस स्टेट में पहुँच. तो सब्लिमेशन में वो पर्टिकुलर सॉलिड डायरेक्टली गैसेस स्टेट में पहुंच जाता है, जहाँ पे हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक चेंज की वजह से जो वाटर वेपर था वो डायरेक्टली स्नोफ्लेक्स में तैयार हो गया. हियर द वेपर इन द फॉर्म ऑफ गैस ट्रांसफॉर्म्स इनटू सॉलिड स्नो. प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ स्नो इज नोन एज स्नोफॉल. तो ये जब स्नो पार्टिकल्स होते हैं, इन पर प्रेसिपिटेशन होता है, जब ये आसमान से गिरते हैं तो स्नो पार्टिकल्स की बारिश होती है. In high latitudinal and temperate regions, snowfall occurs at the mean sea level, while in tropical areas, snowfall occurs at places located higher than the snowline altitude. तो कुछ जगहों पे जो लैटिट्यूडली अलग हाइट पे होती है वो टेम्परेचर के चेंज की वजह से होता है, और बाकी जगहों पे वो सी लेवल से ज़्यादा हाई होने के कारण और स्नो लाइन मतलब जहाँ पर टेम्परेचर कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसी जगहों पे होता है. As snow is in the form of the solids, it does not flow like water. Layers of snow get deposited when the snow accumulates on a larger scale, when the transport and communication system of the area collapses. तो आपको तो पता है स्नो पार्टिकल्स एक्चुअली बहुत छोटे होते हैं. तो when these particles एक दूसरे के ऊपर कवर होते जाते हैं तो उस पर एक लेयर तैयार हो जाता है, और जब ये लेयर तैयार हो जाता है तो आप देख सकते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर अगर ये लेयर तैयार हो जाता है तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कोलैप्स हो जाता है उस एरिया का. पीपल लिविंग इन दोज रीजन्स हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम फ्रॉस्ट बाइट. तो ये फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है वो भी देखेंगे. व्हेन द स्नो मेल्ट्स द रीजन गेट्स वाटर. तो ये स्नो जब मेल्ट होता है तो हमें पानी मिलता है. तो यूजुअली दिस काइंड ऑफ टेम्परेचर और स्नोफॉल इज सीन in India at the places such as Kashmir and Himalayas. So let us read the small information given here. There is a difference between ice and snow. In areas located at higher altitudes and higher latitudes where the temperatures are below 0 degree, precipitation occurs in the form of snow. Snow is friable and opaque. This snow accumulates in the form of layers on top of each other.
Because of the pressure from the upper layers, the lower layers of the snow become homogeneous, massive and transparent. Massive transparent snow formed in such a way is called ice. तो स्नो और आइस में क्या डिफरेंस होता है ये यहाँ पे हमें समझने को मिलता है। अगर आपको इजी भाषा में समझाऊं तो आप हर जिसके घर में रेफ्रिजरेटर होता है उसको ये बात पता चलेगी। आपके रेफ्रिजरेटर में दो खाने होते हैं, एक पे हम जिसे फ्रीज़र कहते हैं। उस फ्रीज़र में अगर आपने कभी देखा होगा कि अगर आप कोई चीज़ ठंडी करने के लिए रखेंगे और अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप भूल जाते हैं, ओके, और अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप अपने फ्रीज़र में हाथ डालेंगे तो वहाँ पे छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स बन जाते हैं, जो होते तो आइस है लेकिन आइस से ज़्यादा वाइट कलर के होते हैं, वो फॉर्मेडेबल होते हैं और वो क्रिस्टल क्लियर नहीं होते जैसे आइस होता है। तो इससे इस टाइप के वाइट कलर के जो आइस होता है जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है उसे हम कहेंगे स्नो। और एक दूसरा टाइप का होता है जब आप उसे बाहर निकालते हैं और आफ्टर सम टाइम वो पर्टिकुलर जो वाटर जो फ्रीज हो चुका होता है वो ट्रांसपेरेंट बन जाता है, उसे हम कहते हैं आइस। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्नो एंड आइस। सो हियर ऑल्सो द सेम थिंग इज मेंशन्ड हियर। There is a difference between ice and snow. So in areas located at higher altitudes and higher latitudes where the temperature is below 0 degrees, precipitation occurs in the form of snow. तो हम ऐसी जगहों की बात कर रहे हैं जो लैटिट्यूडनी और एल्टीट्यूड वाइज बहुत ही ज़्यादा हाइट पे, जैसे कि आप कहेंगे हिमालयाज, ओके, या फिर कश्मीर। तो ये सी लेवल से एक बहुत ज़्यादा हाइट पे होते हैं, ओके। तो वहाँ पे अगर बारिश होगी तो वो स्नो के फॉर्म में होगी। और अगर हम आइस के बारे में बात करें तो ये जो स्नो होता है वहाँ पे जो स्नो कंटिन्यूसली प्रेसिपिटेशन के रूप में गिरता रहता है वो एक दूसरे के ऊपर लेयर की तरह बनता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि स्नो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है। तो जब ये एक दूसरे के ऊपर तैयार हो जाता है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाता है और आइस तैयार हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और होमोजेनियस मतलब फ्री फ्लोइंग होता है। When temperature drops below freezing point, a layer of ice forms on the lake's surface and this layer floats on the surface of the reservoir. This ice is not related to snowfall directly. तो अब हम उस टाइप के स्नो आइस के बारे में बात करेंगे जो स्नो से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये लेक्स के ऊपर गिरता है तो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और फिर वापस फ्रीजिंग पॉइंट में 0 डिग्रीज या उसके कम टेम्परेचर पे वो फ्रीज हो जाता है, ओके। सो दिस इज नो वेयर रिलेटेड विथ स्नो। So the next point is hail. When there is a lot of heat on Earth's surface, the upward air flow blows at greater speed. Because of this upward flow, the temperature of the air reduces and the condensation of the water vapor takes place. Dark clouds are formed. Because of the upward movement of the air, the water droplets go to the higher altitude. Here, solidification of these droplets occur and hailstones are formed. तो अगर हम बारिश के बारे में बात करेंगे तो जब ये पानी वाटर वेपर में कंडेंस हो जाता है वो एक हाइट पे चला जाता है, वहाँ पे से वो प्रेसिपिट हो जाता है। लेकिन कई जगहों पे ऐसा होता है कि वो जो स्पीड होता है एयर का, जो विंड का स्पीड होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और उस पर्टिकुलर क्लाउड को वो एक हायर एल्टीट्यूड पे लेके जाता है जहाँ पे वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स फ्रीज हो जाते हैं और जब उनका प्रेसिपिटेशन हो जाता है तो वो हेलस्टोन्स बन जाते हैं। As hailstones are heavy, they fall towards the ground, but because of the frequent upward flow of air, they are repeatedly taken upwards. Here, a new layer of snow encapsulates the hail. This happens quite a few times, hence, concentric layers are formed while the hail grows in size. तो अगर हम hailstones के बारे में बात करेंगे, इस तरह से हेलस्टोन्स जब प्रेसिपिटेशन के रूप में अर्थ की सरफेस की तरफ गिरते हैं तो जो एयर होता है वो पहले से बहुत ज़्यादा स्पीड में फ्लो हो रहा था, तो ये जब हेलस्टोन्स नीचे गिरते हैं तो उन्हें एयर वापस ऊपर लेके जाता है। तो जब ये सब प्रोसेस होता है तो एक नया लेयर का स्नो उन हेलस्टोन्स के इर्द गिर्द बन जाता है जिससे उसका साइज बढ़ता जाता है। These big heavy hailstones fall rapidly to the ground
बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अब तो ये हिल स्टोन्स बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके होते हैं, एक ऊपर से नीचे गिरने वाली उनकी स्पीड बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। वी कॉल द प्रेसिपिटेशन ऑफ दिस टाइप एज हेल शॉवर्स। बिकॉज ऑफ हेल्स क्रॉप में गेट डिस्ट्रॉयड एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी में ऑल्सो अकर। तो हम लोगों ने ऐसे टाइप के हिल स्टोन्स या हिल शॉवर्स इंडिया में भी बहुत ज़्यादा लेवल पे पाया जाता है। तो आपने देखा है कि जब हिल स्टोन का साइज़ बड़ा हो जाता है तो वो गिरते वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। ऐसा कभी हुआ होगा आपके साथ भी, जब आप बाहर घूमने चले गए हो और ऐसा हिल स्टोन्स का बारिश हुआ हो, तो छोटे हिल स्टोन्स होंगे तो आप उसमें बाहर जाके उससे उनके साथ खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर बड़े होंगे तो आप खुद को उससे बचाएंगे, क्योंकि वो कहीं भी गिर सकता है, आपको चोट लग सकती है, चीज़ों को डैमेज कर सकता है। जब ये क्रॉप्स गिरते हैं तो उनको तो डैमेज कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत होना कॉमन है। सो hills occur in summers in India, Africa, and some parts of Southeast Asia. Hails do not occur in equatorial areas because of the heat in the atmosphere. Hails do not occur in cold zones because of the lack of the upward flow. तो hills सिर्फ समर्स में इंडिया में और अफ्रीका में और कुछ पार्ट्स ऑफ एशिया में पाए जाते हैं। इक्वेटोरियल बेल्ट्स में टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ऐसा होगा कि अगर वो हिल स्टोन्स की बारिश हो भी जाए तो टेम्परेचर की वजह से वो मेल्ट होके बारिश के रूप में गिरेंगे। और अगर हम कोल्ड जोन्स के बारे में बात करेंगे तो बिकॉज ऑफ द वीट उनका अपवर्ड फ्लो भी डिक्रीज हो जाएगा। सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी शैल बी डिस्कसिंग व्हाट इज रेनफॉल।